हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिंग पे। जो यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का जो री एग्ज़ाम 2018 वाला होने वाला है वो आपको कब होने वाला है? 26 और 27 जून को आपको होने वाला है। ओके, मैं आपके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा 2015 का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जो है 2015 में आया था और एग्ज़ाम इसका जो हेल्ड हुआ था, कब हेल्ड हुआ था? 21 फरवरी 2016 को हेल्ड हुआ था। ओके, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश या एक बार देखने की कोशिश करते हैं क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ओके, इसमें भाग एक की बात करें हम, अगर ये भाग एक की बात करें, भाग एक तो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का पेपर इसमें क्वेश्चन थे। इसमें क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कर्कश शब्द का विलोम शब्द। ठीक है, इसमें आंसर भी दिए हुए हैं, जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है तो उन्होंने पेपर के साथ साथ जो है इसके आंसर भी बताए हैं। ठीक है, तो हमारे लिए समझना और क्वेश्चंस के आंसर जानने में इसको ईजी होगा। ओके सॉरी, तो कर्कश शब्द का विलोम जो पूछा गया है क्या है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? मधुर। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन मधुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो ये वन वर्ड के लिए वाक्यांशों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 से क्या 2 और 3 क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द हमें चूज करना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? हम इंद्रजीत कहेंगे। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। ठीक है, उच्च कुल में जो पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं, कुलीन। ठीक है, कुलीन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसके अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसका मतलब क्या है? इच्छावाचक, इच्छा जो है वो जाहिर की जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य है ये। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री। क्वेश्चन नंबर 6, फूल का पर्यायवाची इसका हो जाएगा नहीं है, सॉरी, फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं, आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं है, तो पुष्प भी इसका पर्यायवाची है और सुमन भी इसका पर्यायवाची है, पुष्प भी है, कुसुम भी है, तनुजा नहीं है इसका पर्यायवाची। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, किस रस को रसराज कहा जाता है? ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं, मन मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में गरब करे क्या इतना, इस पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, तो इसमें क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा शांत रस है, इसमें शांत रस है। ठीक है, रस, छंद, अलंकार और अलंकार, इस पे मैं जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मैं उन पे वीडियो बना दूंगा, तो आपके एग्जाम से पहले आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको रिवीजन में उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, जिसमें संधि की बात कर लूँगा मैं, हम लोग संधि की बात कर लेंगे, रस की बात कर लेंगे और अलंकार की बात कर लेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम बात कर लेंगे, इन पे वीडियो मैं बना दूंगा, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं वही बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जिस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चौपाई कहते हैं। सिंपल सा ऑप्शन है। ठीक है, चौपाई। क्वेश्चन नंबर 10, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पूछा गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सारे इसके पारिजात, कल्पतरु और देववृक्ष, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। हिंदी का आदि जननी क्या है? संस्कृत। हिंदी कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ठीक है, अध्ययन, अब इसमें से बताना है कि कौन सा है, उसकी वर्तनी गलत लिखा है उसको हमें शुद्ध करना है। ठीक है, इसमें क्या है? अध्ययन, यहाँ पर जो है अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड जो है गलत लिखा हुआ है, इसका करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अध्ययन। ठीक है, अध्ययन करके भी प्रथम स्थान, शुद्ध वर्तनी शब्द, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द क्या है? अव्यय है। ठीक है, अव्यय है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? सिंपल, ये जो है मतलब हिंदी वर्णमाला का क्वेश्चन है, सिंपल सा 33 जो है, 33 व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, 16 से लेकर के 20 तक है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। ठीक है,
कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा तेरी राह। ठीक है, ये पढ़ लीजिए। उसमें क्या है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, रुकावटों को ठोकर मारने की बात कर रहा है। ठीक है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो उसमें एनालाइज करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इन पंक्तियों में कायर कायर का अर्थ है। कायर का अर्थ का मतलब क्या है कि समझौतावादी। ठीक है, उसके हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने ये क्यों कहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ठीक है, ये आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज के हिसाब से होगा। ठीक है, पाहन शब्द का पर्यायवाची, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। पत्थर इसका पर्यायवाची। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो समझौतावादी, जैसा ऊपर मैंने बताया, समझौतावादी जीवन व्यर्थ है कवि के अनुसार, इस पंक्ति के लिए, इस मतलब पैराग्राफ के लिए। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, इसमें कौन सा है इसका करेक्ट, द्विगु समास हो जाएगा। इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा कल बना दूँ, या जल्दी से जल्दी मैं कोई एग्जाम से पहले कोशिश करूँगा। समास पे मैं पूरा एक लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है, छोटा सा होगा, 10-15 मिनट का, 12 मिनट का, देख लीजिएगा तो आपका समास जो है रिवाइज हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से 24 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। समस्या, कठिनाई, जटिलता, ये तीनों सेम है। ठीक है, समस्या A, B, C और जटिलता, खेद जो है दुख है, ये दुख। ठीक है, तो दोनों मतलब ये तीनों सेम है, समस्या, कठिनाई और जटिलता। बाकी खेद जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। घर, प्रियजन, बच्चे, परिवार, इसमें कौन सा है, तो इसमें प्रियजन, बच्चे और परिवार, ये तीनों मतलब सेम है, और ये घर थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, घर। क्वेश्चन नंबर 25, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जब मैं समास का लेक्चर ले लूँगा, सब वीडियो बना के डाल दूंगा, तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली होगा। ठीक है, या आपको अगर पहले से रिवीजन किया है, आपने पढ़ रखा है, रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन करके भी देखेंगे तो आपको समास समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं समास पे वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 से 29 के बीच में करते हैं। निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। इन्होंने यहाँ पर सिंपल सा पूछा है कि रचनाएं दी हुई हैं और उसका वो पूछा गया है, मतलब भाव पूछा गया है कि भक्ति काव्य के प्रमुख काव्य कौन से हैं, कवि कौन से हैं। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं, तो इसमें कबीर होंगे निर्गुण के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किस भाषा को संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। जीके का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हिंदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, कामायनी, कामायनी किसकी लिखी हुई है, जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है, महाकाव्य है ये, कामायनी महाकाव्य। ओके, पृथ्वीराज रासो कब लिखा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आदिकाल में लिखा गया था। ठीक है, आदिकाल, इसके बारे में हम जो जो डिफरेंट टाइप के भिन्न भिन्न प्रकार के काल हैं, इनके बारे में भी हम बात कर लेंगे किसी वीडियो में, रैंडम वीडियो में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। दिशावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही हैं, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या मानवीकरण अलंकार है। अलंकार के बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम अलंकार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, विद एग्जाम्पल, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल कोशिश करूंगा कि मैं समास और अलंकार पर वीडियो डाल दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, छा। ठीक है, छा का वर्ण किसके बाद आता है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद आता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, का। ओके, खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति में उचित अर्थ, खग जाने खग ही की भाषा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को ही सराहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई एक व्यक्ति की कैरेक्टर्स अगर सेम हैं, किसी और की तरह मिलते जुलते हैं, तो उनके बीच में वो ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है, इसके बीच में अंशों के 4 भाग में बांटा गया है और उसके सही क्रम में लगा के एक सही वाक्य बन सके जिस प्रकार। ठीक है,
तो इसमें देखिए जिस प्रकार दहकना उसी ये और ए और 6, 1 और 6 लास्ट, ये पहले रहेगा, ये लास्ट रहेगा, बीच में आपको अरेंज करना है, ठीक है, रा ला या वा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी, ये सी हो जाएगा, वा या ला रा, ठीक है। तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी। ये आप इंग्लिश में भी ऐसे आते हैं, हिंदी में भी, आज मैं इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ओके, चलिए, अक्ल का दुश्मन मुहावरा, हाँ, मुहावरे पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कम से कम जो है 200 मुहावरे हम डिस्कस कर ले, ठीक है, 200 टॉप मुहावरे जो सबसे फेमस, जो हर एग्जाम्स में आते हैं, उन पर हम वीडियो बना लें, ठीक है, 100 मुहावरे की वीडियो कोशिश करूँगा मैं। वैसे टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मैं फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी तो हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने हैं। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब महामूर्ख है वो, बेवकूफ़ है एकदम, अक्ल का दुश्मन। वाक, क्वेश्चन नंबर 35, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ओके, तो धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। अब इसमें बताना है कहाँ पर है, यहाँ पर त्रुटि किस में है? बेकार में। अब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर व्यर्थ भी आया और बेकार भी आया, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी चूज करना है। यहाँ पर बेकार और व्यर्थ एक साथ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ठीक है, तो इसमें कौन सा है शुद्ध? सर्वोत्तम गलत लिखा हुआ है। सर्वोत्तम कैसे लिखा जाता है? सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाता है, ये आधा भी होता है सर्वोत्तम, ठीक है। और सांसारिक ऐसे लिखा जाता है, सांसारिक, ओके। और उसके बाद कीर्ति कैसे लिखा जाता है? कीर्ति में छोटी की मात्रा होती है, कीर्ति ऐसे लिखा जाता है। सच्चिदानंद करेक्ट लिखा हुआ है, ओके। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, आदि का मतलब स्टार्टिंग में होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, मिठास शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? आस, ठीक है, आस प्रत्यय है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39, ये संधि का आया है। संधि पे भी हम संधि पर भी मैं एक वीडियो डालूंगा, जिसमें बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, 5, 7, 10 मिनट का, उसमें हम संधि के बारे में बात कर लेंगे। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन है, सत्य आग्रह, ओके, सत्य आग्रह। जब हम संधि बात करेंगे, संधि का वीडियो बनाएंगे, उस पर हम बहुत डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, ओके। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन शब्द को क्या कहते हैं? जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसको हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर सत्य और आग्रह दोनों अलग अलग शब्द हैं, और सत्याग्रह मिल गया तो एक डिफरेंट वर्ड बन गया, ठीक, ओके। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। यहाँ से क्या है, सामान्य जानकारी जानी, जीके की बात कर रहा है, जनरल स्टडीज, जीके, जीएस कह सकते हैं जैसे, ठीक है। एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो कितने होते हैं एक एकड़ में? 4840, 4840 सॉरी, वर्ग गज होते हैं, ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सिंपल सा ऑप्शन है 1935 में हुई थी, ओके। आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर पूछा जाए हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? मुंबई में है, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका क्या है? सारस है, ठीक है, सारस इसका राज पक्षी है। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश, यूपी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 2/3, 2/3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, किस शहर में अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, जिसे नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, दिल्ली एनसीआर आपने सुना होगा, नेशनल कैपिटल रीजन, तो वही है ये एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 46 का? 46 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट, इसका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? सी, हाँ, ओके,
नहीं सी नहीं है, 46 अलीगढ़ मुजफ्फरनगर। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन कहाँ चले गए, 47। हाँ ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ ये है, ये सी ऑप्शन इसका, ठीक है सी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जिलों को अभी तक एनसीआर रीजन में नहीं सम्मिलित किया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अलीगढ़। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। ओके ये 2016 का एग्जाम है, तो उस समय अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था उनके ऊपर। ओके क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं, तो कितने हैं, डी 52,000। देखिए ये अपडेट हुआ होगा, ठीक है, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगा तो मुझे याद रहेगा तो मैं बता दूंगा। ये कमेंट बॉक्स में आपको अगर पता हो तो अपडेट कर दीजिएगा। ये 2016 के हिसाब से ये है, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है, तो क्या ऑप्शन है, वीपी सिंह ने। ओके क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, 60, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। ओके निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क के अद्वितीय नहीं होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस या कंप्यूटर का नाम या वर्क ग्रुप का नाम या यह सभी। कंप्यूटर नेटवर्क में अद्वितीय नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आईपी एड्रेस, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम क्या दर्शाता है। ये एक ऑप्टिकल डिस्क है ना, सीडी रोम जिससे आपने ऐसे ऐसे गोल सा होता है, ऐसा होता है, और उसमें म्यूजिक, गाने, सॉन्ग्स, वीडियोस कुछ भी हो सकते हैं। ओके इसे सीडी रोम कहते हैं हम लोग। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है। इन्होंने इसका वो पूछा है कि जैसे कि फ़ोटो के आगे क्या लगा होता है, जेपीजी लगा होता है, आपने सुना होगा ना जेपीजी या जेपीईजी, ये एक्सटेंशन जिसे हम इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। ओके सॉरी इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, इस चीज़ को हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है, उसका वो पूछा है, तो एक्सएलएस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक्सएलएस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा इसमें से नहीं है, देखिए लाइनक्स, एमएस डॉस, सॉरी और यूनिक्स, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर ये एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टाइपिंग वाइपिंग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, कंप्यूटर में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम बात कर लेंगे, या आपको पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम अभी मैं रैंडम जल्दी बता ही देता हूँ आपको। माउस, प्रिंटर, प्रिंटर, स्कैनर और माउस, ठीक है। इनपुट डिवाइस, अच्छा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि इसमें स्कैनर भी जो है वो आउटपुट डिवाइस में ही आता है, ओके मेरे हिसाब से। सो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसमें इन्होंने करेक्ट ऑप्शन कंप्यूटर को, इसको प्रिंटर को बताया है, ठीक है, कि प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर को इन्होंने इनपुट बताया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, सी ऑप्शन 11 जुलाई हर साल को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ओके निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया किसको होता है, 57 का ऑप्शन हो जाएगा ए, लंग्स को, फेफड़ों को करता है निमोनिया, ठीक है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, जिसमें सबसे सर्वाधिक सीमाएं कह सकते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन चीन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, 55 to 60%। जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं है। ओके पंडित शिव कुमार शर्मा के संबंध में संगीत की किस वाद्य से है, कौन सा जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये बजाते थे, तो संतूर। ओके
चलिए क्वेश्चन नंबर 61, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड है इंडिया का। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र सौंपते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। ओके, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है? ये उस टाइम का है, 2016 का है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में 2023 का बताइए। ओके, 2023 का कौन है आप बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर चेंज भी, यहाँ इन्होंने स्टार मार्क किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री श्री कैलाश यादव थे, जिनकी अकस्मात मृत्यु फरवरी 2016 में हो गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायत राज मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हैं, और इसमें भूपेंद्र सिंह कहीं ऑप्शन में नहीं है, उसी वजह से इन्होंने यहाँ पर स्टार बताया है इसको। ये देखिए स्टार मार्क किया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, निम्न में से किसने भारत के 83वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? जस्टिस टी.एस. ठाकुर। ये सब 2016 का करंट अफेयर है। ठीक है, आप ये प्रीवियस ईयर इसलिए डिस्कस होता है कि करंट में आपको पता चलेगा अभी कौन से हैं चीफ जस्टिस और कौन से नंबर पे हैं वो, नाम क्या है उनका, ये सब आप ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आप अगर आपको पता होगा। ओके, भारत की सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? सबसे दक्षिणी साउथ वेस्ट इंदिरा पॉइंट है। ओके, और अगर नॉर्थ की बात करी जाए, जैसे यहाँ दक्षिण है, यहाँ पूर्व की पूछी जाए, पूर्वी छोर कौन सा है सबसे? तो इंदिरा कोल है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन 66 का डी ऑप्शन है, दक्षिण पूछा है, अगर पूर्व का पूछा जाए तो इंदिरा कोल होगा। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 1600 से 5 से 1627 में इनका शासनकाल था। आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसे माना जाता है? यूपी बोर्ड में 12th क्लास में 10th क्लास में आपको पढ़ाया होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात करी गई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करी गई। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज नहीं डूबता है, तो यह सिद्धांत। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी में डालता है तो अपने वेट के जितना उसका वेट होता है उतना पानी रिमूव कर देता है, हटा देता है, उसे हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहते हैं। तो नाव जो तैरती हैं वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे तैरती हैं। चलिए हाँ, अब आते हैं भाग 3 पे। भाग 1, हाँ भाग 1 हिंदी था, भाग 2 जो था जनरल साइंस था, और ये रीजनिंग एप्टीट्यूड कह सकते हैं इसको, भाग 3। चलिए 71, हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर की यदि वर्णमाला उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो उसमें से सबसे हाईएस्ट कौन होगा? इनका कहने का मतलब क्या है? जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। ओके, सो हाँ, ये क्वेश्चन जो था 71, तो इसमें क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उस पर क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? ठीक है, तो इसमें क्या है, हार्ट, लीवर, लंग्स, टीथ। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे लिखना है। ये A B C D E F G H I J K L M। ओके, अब इसी के नीचे लिखना है N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब इसको हम नंबर दे दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक लाइन में 13 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 1 से लेकर 13, और ये होता है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ये थोड़ा मैंने रफली लिख लिया है, आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। अब यहाँ से यही पूछा गया है, इन्होंने बोला है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होगा,
तो हार्ट हम देख लेते हैं। ओके, हार्ट की हम बात कर लें तो क्या है, देखिए HEART। अब H की वैल्यू क्या है, 8 है, 8। E की वैल्यू क्या है, 5 5 प्लस A की वैल्यू 1 है, R की क्या है 18 है, और T की क्या है 20 है। इसको सम कर देना है, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया है कि इसे ऐसे प्लस करेंगे सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा। तो उन्होंने हार्ट का प्लस किया है, 8 + 5 + 1 18 52 हुआ है, और लीवर का किया है तो इतना 66 आया, लंग्स का 73 हाईएस्ट है इसका, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 72, ये डाइस का क्वेश्चन है। ओके, कि एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है, इसमें से पासे में अंक 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें तो वैसे एक पूरी क्लास अगर इस पर लेनी हो तो पूरी क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या आपको देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, आपको देखना है जैसे 2 के पीछे पूछा गया है तो देखना है 2 कहाँ पर है, एक तो इसमें है, एक तो इसमें है, और एक इसमें है। अब देखते हैं इस 2 के साथ कौन कौन से हैं, 3 भी है और 4 भी है। अब देखते हैं 3 और 4 कहीं और है क्या, मतलब 3 और 4 में से कोई एक, तो एक तो 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर 4 यहाँ पर भी है। तो हम लोग ऐसे इसको कंपेयर करेंगे इस वाले से, हाँ ये फर्स्ट वाले को सेकंड से कंपेयर करेंगे एक बार, तो 2 और 3 2 और 3 और ये 2 और 3 यहाँ से हो जाएगा। ओके, उसके बाद ऐसे ही कंपेयर करके इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इससे पूरी वीडियो जो है लेनी पड़ेगी। अब इसका फिलहाल आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, इसके अपोजिट में 5 है। ये सबसे इजी तब होता है जब सिर्फ दो पासे दिए हों, मतलब दो डाइस दिए हों। अगर ऐसे करके मैं आपको बताता हूँ, 2 डाइस दिए हों तो क्या करना है आपको, जैसे 2 डिवाइस दिए हैं, 2 डाइस दिए हैं, डिवाइस बोलो सॉरी, ठीक है। 2 डाइस दिए हैं, 2 डाइस दिए हैं, और इनके पीछे कुछ भी नंबर लिखा है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, और ये 3 है, 2 है, 4 है। सिंपल से मैंने ऐसे बनाया है, हो सकता है गलत भी हो। तो इसमें क्या करना है, आप पूछा जाए कि 4 के अपोजिट में क्या है, 4 के अपोजिट में है, तो आपको या तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है या क्लॉकवाइज चलना है। जैसे कि मान लीजिए हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमको ऐसे चलना होगा, यानी 1 2 3, ऐसे 1 2 3, और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, तो क्या क्या होगा 3 2 4। तो ये होगा कि 3 के अपोजिट में 4 के अपोजिट में 3 है। ये डाइस थोड़ा मैंने गलत वैसे बताया, मैंने आपको बस एक तरीका बताया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे चलेंगे। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन का यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनाए गए। वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है। ठोस का आयतन कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब। तो 18 इंटू 18 इंटू 18, और छोटे घन का क्या होगा 3 × 3, तो इसको सॉल्व कर लिया गया 216, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, यदि किसी माह की 23वीं तारीख रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन बाद 4 दिन पहले कौन सा होगा। तो 2 सप्ताह यानी 14 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, और 4 दिन यानी 18 दिन हो गए, 18 दिन। ओके, तो 23 से हमको पहले 2 हफ्ते पीछे आना है, ठीक है, 2 हफ्ते पीछे आ जाइए। तो 23 को क्या बताया है, रविवार। 2 हफ्ते पीछे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हफ्ते पहले भी तो रविवार ही रहेगा। ओके, 2 हफ्ते पहले भी रविवार रहेगा, और रविवार से 4 दिन पहले जाएंगे तो क्या होगा, एक तो सैटरडे हो जाएगा, एक फ्राइडे हो जाएगा, एक थर्सडे हो जाएगा, और एक वेडनेसडे हो जाएगा। तो मंगलवार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 74 का। ओके, 74 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तारीख बुधवार था, हाँ सॉरी, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये रविवार, शनिवार और थर्सडे और वेडनेसडे, तो कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बुधवार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, ये ब्लड एंड रिलेशन पे है कि एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता का एकमात्र पुत्री की पुत्री है। ओके, सो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इन्होंने ऐसे सॉल्व करके बता दिया, तो फिलहाल इसका करेक्ट ऑप्शन जो बी होगा, अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है इसका मैं एडुबॉक्सिन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर डाल दूंगा, आप लोग उसको चाहें तो ज्वाइन करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मुझसे कोई गलती होती तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, और कमेंट बॉक्स में उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 76 में, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व कुछ लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी।
पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च हुए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लड़के मान लिए x हैं और लड़कियां x+2 हैं, तो 10 इंटू एक्स लड़कों को दिया गया है और 20 इंटू x+2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8। बुलाए गए लड़कों की संख्या कितनी है? 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 77। एक परीक्षा में 5 छात्र ए बी सी डी और ई उपस्थित हुए हैं। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले हैं, डी को बी से 10 अंक कम मिले हैं। ठीक है, ये रीजनिंग, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, उसको हमको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल इसका ऑप्शन जो है 77 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 77 का डी ऑप्शन आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर, ये जो है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। एक समूह, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 78 जो है, ये 78 है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ओके, वेन डायग्राम का है। अब हमारे पास, अब आपके पास ना तो इतना टाइम है, ना तो मतलब मैं तो बना सकता हूँ वीडियो, पर यह है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। क्वेश्चन पेपर सबसे पहले हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने प्रीवियस पूछे हैं और आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया 7 अंग्रेजी बोलते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 16 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। समूह में कुल कितने व्यक्ति पूछा गया है, तो ये इन्होंने पैटर्न बता दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो फिलहाल इसका बी है। ठीक है, समूह में कितने व्यक्ति हैं? देखिए 4 इन्होंने पंजाबी बता दिए थे। ठीक है, नहीं सॉरी, 7 अंग्रेजी कहाँ है? 4 5 6 7, 7 इन्होंने अंग्रेजी बता दिए थे। 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, तो 13 और 2 15। ओके, और उसके बाद 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं, तो पंजाबी 4 + 1 2 6। ठीक है, और इस समूह में केवल एक व्यक्ति, ये एक जो बीच वाला है, ये तीनों भाषाएं बोल सकता है। और टोटल भाषाएं पूछी गई हैं, टोटल व्यक्ति पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की किस दिशा में होगी? ठीक है, प्रश्नानुसार उत्तर पूर्व में होगी। ठीक है, ये घड़ी में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम घड़ी बना लेते हैं, कितना पूछा गया है? 4:30 पूछा गया है। ओके, ये 3 है, ये 4 है, तो और ये 6 है। मिनट वाली सुई तो यहाँ पर होगी और वो कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी, 4:30। ठीक है, तो पूछा गया है कि तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? किस दिशा, पूर्व दिशा में होगी, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो क्या होगी? ये उत्तर पूर्व में होगी। उत्तर पूर्व में घंटे की पूछी गई है। मिनट, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, ये घड़ी जो है ऐसे नहीं, सीधी नहीं लगी है, टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई है। ठीक है, ये ऐसे मत समझिएगा कि घड़ी दीवार में लगी है। हो सकता है दीवार में घड़ी थोड़ा सा तिरछी लगी हुई हो, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आइडियल स्टेट में नहीं है वॉच। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। निम्न सारणी में प्रश्न चिन्ह के तार्किक रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो उन्होंने क्या पूछा गया है? 169 120 164, और ये पूछा गया है यहाँ पर क्या है? तो ये जो है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। 13 + 11 + 8। ठीक है, ये हो जाएगा 13 11 13 10 23 1 24 24 8 32। हाँ ओके, 24 8 32, ये 32 हो गया। यही करना है। ये 12 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ये कितना है? ये 17 का स्क्वायर है, और ये 21 का स्क्वायर है, और ये 25 15 का स्क्वायर है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 प्लस, देख लेते हैं जल्दी से हम आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका 53। 17 + 21 + 15 53, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए ये मैं ऐसे ही बस रफली बता रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर लेंगे खुद ही, आपको क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा। ठीक है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। निम्न सारणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे तार्किक रूप से उपयुक्त विकल्प बताइए। 5 × 2, देखिए ना क्या सॉल्व किया। 5 × 2 = 7 + 3 10। 5 × 2 और 7 × 3, इसको हमने 2 से इंटू किया है और इसको हमने प्लस किया है, दोनों 10 आए हैं। ओके, फिर इसको क्या किया? 20 को हमने 2 से गुणा किया है
और 30 में हमने क्या 10 जोड़ा है, तो क्या होगा 40। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन सी 45 हमें मिल जाएगा। ओके, 95 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 45 को उसमें क्या प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए, दी गई संख्याओं की श्रृंखला में से एक संख्या गलत है, तो बतानी कौन सी संख्या गलत है। 17, 19, 23, 29, 33, 37, 41, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जितने नंबर्स हैं वो सब खुद से ही डिवाइड होंगे, या तो 1 से डिवाइड होंगे, या तो वो 1 से डिवाइड होंगे, 1 से डिवाइड होंगे, विभाजित होंगे, या खुद से विभाजित होंगे, ठीक है। लेकिन जो 33 है ये 1 से भी होगा, खुद से भी होगा, 3 से भी होगा और 11 से भी होगा, तो ये बी ऑप्शन 33 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, यदि धन का अर्थ प्लस का अर्थ घटाना हो जाए, डिवीजन का अर्थ जोड़ना हो जाए, माइनस का अर्थ गुणा हो जाए और गुणे का अर्थ भाग देना हो जाए, तो कौन सा सही है, ये प्रॉपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इसके हिसाब से इसका बी ऑप्शन हो, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ में एडू बॉक्सिंग पे मैंने बताया, भेज दूंगा मैं इसका फ्रेश जो है क्वेश्चन पेपर का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन, जैसे कोई जी का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से उस साल का जो करंट अफेयर था तो आप उस हिसाब से अभी देख लीजिएगा। जैसे चीफ जस्टिस 2016 का पूछा था तो आप 2023 में देख लीजिएगा कौन है। ओके, कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 से 85 रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी 122 रेशियो अनुपात 170 अनुपात 290, ये 122 11 का स्क्वायर किया है, फिर 1 प्लस किया है, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, और 1 प्लस किया है तो 122 होता है। और इसको क्या किया है 13 का स्क्वायर किया है, 1 और प्लस किया है तो 170 हो गया है। अब यहाँ पर क्या चीज़, इसको इसका ये किस चीज़ का है, किस में करेंगे, इसको करेंगे 17 से। ओके, डी ऑप्शन 362। ओके, यहाँ पर क्या है उसी प्रकार ये 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा, और ये 360 हो जाएगा, 362 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। डिकोडिंग का है, ठीक है। अब उसी पे हम फिर से चलेंगे। इसमें बेस लिखा हुआ है, बेस BECECONPR। ओके, क्या लिखा हुआ है BACEONPR। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। बी से ओ में गए हैं, बी से हम ओ में गए हैं, बी से हम ओ में गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, इसमें 13 प्लस किया गया है तो ओ आया। ए में ए से एन पे गए हैं तो 13 प्लस किया है। ओके, सब 13 13 प्लस किया है, ठीक है। तो वहाँ से हमको यहाँ डिकोड करना है। देखिए 13 13 प्लस किया है ना, बी में 13 प्लस किया है तो ओ आया, ए में 13 प्लस किया है तो एन आया है। तो हम इसी में प्लस कर देंगे, जे एन में 13 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा WVXZ, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से है, स्टार्ट किया इन्होंने, और उसके बाद दोनों 5 किलोमीटर चल के दाईं ओर मुड़ जाते हैं। ये राइट मुड़ गया और ये भी राइट मुड़ गया, ये ऊपर चला गया ये, और ये नीचे आ गया। उसके बाद वह फिर दाएँ मुड़ा और 5 किलोमीटर चढ़ा, फिर वो राइट मुड़ा, दाएँ 5 किलोमीटर चढ़ा, और परिणाम स्वरूप दोनों जब एक दूसरे से कितनी दूर हैं पूछा गया है, टोटल कितने डिस्टेंस पे हैं। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, या ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन देख करके बताने वाला क्वेश्चन है इसमें। 7 किलोमीटर ये हो गया, और 7 किलोमीटर 14 किलोमीटर, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, एक दर्पण से देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुई वाली घड़ी होती है, डिजिटल होती है। ओके, स्क्रीन होती है उसमें में 1:30 के समय है, तो बताओ सही समय क्या है। अगर एक घड़ी में आप शीशे में आप देखते हैं तो 1:30 है, तो पूछा गया है कि एग्जैक्ट सही टाइम क्या है, तो 10:30 दिखाया गया है, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 10:30 अगर घड़ी में है और शीशे के सामने दिखाएंगे तो आपको 1:30 दिखाएगा। ओके, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा आपका ये मेंटल एबिलिटी कहते हैं जिससे, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88, 4 छात्राएं एक चौकोर मेज पर चारों तरफ बैठी हुई हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी हुई है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है।
ये मान लीजिए ये एक टेबल है, अच्छा ये चौकोर मेज है, एक मिनट रुकिए, ये चौकोर मेज की बात कर रहा है, तो हम चौकोर मेज बना लेते हैं। ओके, ये चौकोर मेज हमने बना लिया, ठीक है। 4 छात्राएं चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी हुई हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर, हम मंजू को दाईं ओर बैठी, हम कहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। मंजू को हम मान लीजिए यहाँ बैठा लेते हैं, ये मंजू हो गई और ये अंजू हो गई, दाईं बैठा है। हम जहाँ भी अंजू को बैठाएंगे मंजू उसके हमेशा दाईं में होगी। अगर हम अंजू को यहाँ बैठाएंगे यहाँ पर, तो हमको मंजू को यहाँ बैठाना पड़ेगा दाईं ओर, ठीक है। तथा वीना कमला के बाईं ओर बैठी हुई है, वीना कमला के बाईं ओर बैठी हुई है, तो यहाँ पर ये वीना हो जाएगी, ये वीना हो जाएगी और कमला यहाँ पर हो जाएगी। वी कहाँ बैठी हुई है, बाईं ओर बैठी हुई है। तो पूछा गया है कौन सी 2 छात्राएं आमने सामने बैठी हैं, तो आमने सामने कौन सी बैठी है, एक तो कमला और अंजू बैठी हुई है, कमला और अंजू सामने बैठी हैं, जबकि हाँ, कौन सी 2 छात्राएं आमने सामने बैठी हैं, तो कमला और अंजू बैठी हुई हैं और विमला और मंजू बैठी हुई, तो वीना और मंजू बैठी हुई, तो इसका ऑप्शन वीना और मंजू हो जाएगा, ऑप्शन ए 88 का। ओके, नहीं ऑप्शन डी है, इसमें कुछ गलत हो गया है। देखिए डी, हाँ इन्होंने क्या बताया है, ऑप्शन डी बताया है वीना, और कैसे इन्होंने ऑप्शन थोड़ा गलत किया है क्या, एक मिनट रुकिए, वीना और मंजू, मंजू और कमला, हाँ थोड़ा सा ये डायग्राम मैंने गलत बना दिया, इसका करेक्ट ऑप्शन मंजू और विमला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मंजू और कमला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा सा जो है वो डायग्राम मैंने गलत बना दिया था, सॉरी उसके लिए। ओके, रीजनिंग के क्वेश्चन में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम भी मुझे कम समझ आया जब मैं इसको देख रहा था, यहाँ से ट्रायंगल थोड़ा गलत है, इसमें किस हिसाब से काउंट किए हैं, जैसे यहाँ छोटा है, पता नहीं इसका डायग्राम ऐसा ही है। फिलहाल आपको मैं काउंटिंग करने का तरीका बताता हूँ, आपको पहले सिंगल वाले काउंट कर लेना, जैसे ये एक सिंगल ट्रायंगल है, सिंगल ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है। ऐसे आप काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल वाले कितने हो गए, 8 हो गए। अब डबल वाले गिनते हैं, यहाँ पर 2 2 हैं, जैसे यहाँ पर ये डबल है, ये दो मिलकर के एक बने हैं, तो 1 2, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 2 वाले कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही सॉल्व करना है, तो इसमें मुझे थोड़ा डायग्राम कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। तो इन्होंने फिलहाल इसका करेक्ट ऑप्शन 20 बताया हुआ है, डायग्राम थोड़ा गलत बना हुआ है इसका, मेरे हिसाब से थोड़ा अजीब सा बना हुआ है, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी, एक झुंड में कुछ गाय बैल और मुर्गियाँ हैं, इसमें बैल और मुर्गियों की एक झुंड में कुछ गाय बैल और 45 मुर्गियाँ हैं, प्रति 45 जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है, बैलों की संख्या गायों से दोगुनी है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी बताया है, रीजनिंग क्वेश्चन है, इन्होंने ऑप्शन से चूज़ किया है, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन इन्होंने बाई ऑप्शन चूज़ किया है। 90 क्वेश्चन, हाँ ओके, चलिए। सो इन्होंने इनका जो 2015 में नोटिफिकेशन आया था और इन्होंने 2016 में इसका एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था, तो इसमें 90 क्वेश्चन थे, इसमें 3 भाग थे, और एक में इनका जनरल जीके था और एक में हिंदी था और एक में इनका रीजनिंग और एप्टीट्यूड था। ओके, सो ये इसका जो पीडीएफ है कहाँ पर मिलेगा, एडू बॉक्स इन पे मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, एडू बॉक्स इन है, इसी पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं इसको पीडीएफ जब आप वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं इसका पीडीएफ मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको फ्रेश एक बार फिर से देख सकते हैं। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन जो है 2015 का क्वेश्चन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2016 का, 17 का जब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला डिस्कस करेंगे, हमने अभी 2015 वाला डिस्कस किया है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।